Hello everyone. This is the part 5th of June 2024 paper for Public Administration. यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 71 से क्वेश्चन नंबर 90 डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो 10 क्वेश्चंस है वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के है, उसको मैं यहाँ कवर नहीं करवाऊंगी। हाँ, अगर आप लोगों को उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन पूछनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है हमारा? आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंसेप्ट इन पब्लिक पॉलिसी एज पर देयर इंसेप्शन। नीचे पब्लिक पॉलिसी के कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, उनको आपको ऑर्डर में अरेंज करना है। पहला है रैशनल चॉइस मॉडल, टेक्नोलॉजी असेसमेंट मॉडल, पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पैराडाइम ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। इस क्वेश्चन को मैं टफ क्वेश्चन में कैटेगराइज करूंगी। थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन था, इसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल था, इसका इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट मिलना जो है वो थोड़ा सा मेरे लिए इम्पॉसिबल था। जितनी मेरे पास अवेलेबल बुक्स हैं, मैंने जो वहाँ से देखा, मुझे थोड़ा सा एक दो पॉइंट यहाँ पे जो आइटम्स पूछे गए हैं उसका एग्जैक्ट आपको मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर किसी को मैं जो एक्सप्लेनेशन लाई हूँ वहाँ पर कोई मिस्टेक लगती है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इस तरह से नेक्स्ट टाइम अगर इसमें से कोई भी आइटम रिपीट होगी एक नए क्वेश्चन की फॉर्म में तो हम में से किसी की भी गलती नहीं होगी। टेक योर टाइम अगर आपको आता है तो। ओके, ये वो एक्सप्लेनेशन है जो मैं अरेंज कर पाई हूँ। रैशनल चॉइस मॉडल जो है ये 1977 का मॉडल है, इसे हर्बर्ट साइमन ने दिया था, ठीक है। उसके बाद पॉलिसी एनालिसिस मॉडल जो है ये 1960s का कॉन्सेप्ट है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो है ये 1950s का कॉन्सेप्ट है, बट जो ऑप्शन जिस तरह से अरेंज किए गए हैं, यानी कि जो यूजीसी नेट की जो आंसर की है उसके हिसाब से स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को ये बाद में बता रहे हैं और पॉलिसी एनालिसिस को पहले बता रहे हैं। मे बी वो इस वजह से हुआ हो क्योंकि जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है ये कॉन्सेप्ट 1950s का तो था, 1950-60s का ही था, बट पॉपुलर ये 1970s में होते होते हुआ था, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी असेसमेंट मॉडल है, जिसका ऑफिस जो है यानी कि ऑफिस ऑफ टेक्नोलॉजी असेसमेंट ये 1972 में ही इस्टेब्लिश हो गया था, बट इसे 1995 में डीफंड कर दिया गया था और 2019 में ये वापस से री इस्टेब्लिश होता है। मे बी इस वजह से इसको एंड में किया हो। अभी टेक्नोलॉजी असेसमेंट मॉडल क्या है? ये जब गवर्नमेंट कोई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करती है ना, कोई भी टेक्नोलॉजी किसी भी फील्ड में अडॉप्ट करती है तो ये उसके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स जो हैं या कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं, कॉन्सिक्वेंसेज गोल्स नहीं कॉन्सिक्वेंसेज, उसको ये असेस करती है, ठीक है। ये जो टेक्नोलॉजी असेसमेंट मॉडल है इसमें ये किया जाता है। बेसिकली टेक्नोलॉजी असेसमेंट फ्रेमवर्क है जहाँ पर ये मॉडल लगाया जाता है, ठीक है। कोई भी जो कॉन्सिक्वेंसेज हो, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, ठीक है, वहाँ पर ये जो टेक्नोलॉजी असेसमेंट मॉडल है ये लगाया जाता है। तो एज पर आंसर की ये जो आंसर है वो क्या है जी, ये जो आंसर है वो क्या बन जाएगा? सबसे पहले ये बोल रहे हैं पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस, जो कि 1960s का कॉन्सेप्ट है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो है ये 1950s फिर 60s का ही कॉन्सेप्ट है, बट पॉपुलर 1970s में हुआ है और आंसर की भी इस तरह से ही जा रही है। उसके बाद हमारा रैशनल चॉइस मॉडल है जो कि 1977 का कॉन्सेप्ट है। फिर हमारा आ जाएगा टेक्नोलॉजी असेसमेंट मॉडल, जिसको रीएस्टैब्लिश 2019 में किया था। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या बन जाएगा? सबसे पहले आ रहा है हमारा सी, फिर हमारा आ रहा है डी, फिर हमारा आ रहा है ए एंड फिर बी, सी डी ए बी। तो द राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बजट बाय प्रोग्राम्स एंड फोकसिंग ऑन मेजरिंग रिजल्ट्स इज नोन एज। वो कौन सा मेथड ऑफ बजटिंग है जहाँ पे हम बजट को प्रोग्राम्स में अरेंज करते हैं और हमारा मेन फोकस जो है वो रिजल्ट्स पर होता है। अगेन यहाँ पर भी वही वर्ड, की वर्ड्स को पहचानने, प्रोग्राम्स, रिजल्ट्स पर फोकस, की वर्ड्स को पहचानने, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। ओके, राइट आंसर इसका है परफॉर्मेंस बजट, ठीक है। क्यों? परफॉर्मेंस बजट में क्या होता है? परफॉर्मेंस बजट एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है कि जितना भी आपने जो फंड्स लगाए हैं या आपको फंड्स जो दिए गए हैं उसके हिसाब से जो प्रोग्राम है, किसी प्रोग्राम के लिए फ़ंड दिए जाते हैं, फिर देखा जाता है कि उस प्रोग्राम के जो आउटकम्स आए हैं वो फंड्स के मुताबिक हैं या नहीं है। जितना फ़ंड दिया गया है उतने ही
आउटकम्स आए हैं या नहीं आए हैं, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन मेंटेन किया जाता है, ठीक है, परफॉर्मेंस बजटिंग में। यहाँ पर क्या होता है, फंड्स हमारे हो गए जो इनपुट्स हम लगा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हमें देखा जाता है कि उसके आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। ये जो बजट है ये इनपुट और आउटपुट की फॉर्म में, इनपुट हो गया हम फंड्स कितने लगा रहे हैं, आउटपुट हो गया उस प्रोग्राम के रिजल्ट्स क्या हैं, ठीक है, जितना हमने फंड दिया है उसके बराबर रिजल्ट्स हैं या नहीं है, ये हमारी परफॉर्मेंस बजटिंग होती है। यहाँ पर हम लोग जो एक्सपेंडिचर है, हमारा जो फोकस होता है वो एक्सपेंडिचर के पर्पस पे होता है। किस पर फोकस होता है कि ये जो एक्सपेंडिचर जो हम कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, कहाँ खर्चा हो रहा है, इस पर हमारा मेन फोकस होगा। अनलाइक लाइन आइटम बजटिंग जहाँ पे हमारा फोकस होता है सीधे एक्सपेंडिचर पे, यहाँ पे हमारा होता है कि एक्सपेंडिचर का पर्पस क्या है, इस पर फोकस होता है, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये कब आया था, ये आया था 1949 में, ये जो टर्म है ये क्वाइन हुई थी 1949 में। वर्ड जो परफॉर्मेंस बजटिंग है ये क्वाइन हुआ था किसके कहने पर, फर्स्ट हूवर कमीशन के कहने पर, फर्स्ट हूवर कमीशन के कहने पर 1949 में क्वाइन होता है। और यूएस में फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ कब आएगा, 1950s में, किसके अंडर, हैरी एस ट्रूमैन के अंडर, प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन के अंडर ये कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। इंडिया में ये कॉन्सेप्ट 1966-68 के बीच में आएगा फर्स्ट एआरसी के रिकमेंडेशन पर, ठीक है। तो ध्यान में रखें जहाँ पे हमारा मेन फोकस रिजल्ट्स पर है या प्रोग्राम वगैरह पर, प्रोग्राम्स के हिसाब से बजटिंग हो रही है, इसे हम परफॉर्मेंस बजटिंग कहेंगे। इसका ही दूसरा नाम एक्टिविटी बजटिंग और फंक्शनल बजटिंग भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इनमें से कौन सी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नहीं है। बार्मर लॉरीज कोऑपरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक लिमिटेड केमिकल लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। इसमें से कौन सी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नहीं है। अगेन वही बात, नहीं पर फोकस करना, ठीक है। ओके, द राइट आंसर इज विदेश संचार निगम लिमिटेड। ये जो बार्मर लॉरी कोऑपरेशन लिमिटेड है ये हमारी मिनी रत्न वन है। पहले मैं आपको बता दूं होता क्या है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हैं इसमें आपको 3 कैटेगरी मिलेंगी जो नॉर्मली हम पढ़ते हैं, महारत्ना, ठीक है, नवरत्ना और मिनी रत्न। मिनी रत्न के 2 कैटेगरी होती है, 1 एंड 2, ठीक है। उसके बाद इन 3 के अलावा PSUs हमारे होते हैं जो नॉर्मली PSU हों, ठीक है, जो इन तीनों कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं, ना वो महारत्न है, ना वो नवरत्न है, ना वो मिनी रत्न है। वो सिंपल होते हैं हमारे सेंट्रल PSUs या जो भी जिस तरह के भी PSU होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे होंगे वो जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के बाद प्राइवेटाइज हो गए। उसके बाद कैटेगरी है जो डिसइन्वेस्टमेंट के बाद प्राइवेटाइज कर दिए गए थे, ठीक है। इस तरह से हमारा जो आंसर है वो है विदेश संचार निगम लिमिटेड। क्यों है, क्योंकि बार्मर लॉरी कोऑपरेशन लिमिटेड जो है ये मिनी रत्न 1 है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो ये इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है ये हमारा मिनी रत्न 2 है, ठीक है, ये भी PSU है, ये भी PSU है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड जो है ये हमारा सिंपल एक CPSU है, ठीक है, ये किसी कैटेगरी में नहीं आता, ना महारत्न है, ना नवरत्न है, ना ही मिनी रत्न है। बट ये जो विदेश संचार निगम लिमिटेड है ये पहले जो एक नवरत्न था, बट 2008 में डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के बाद इसको टाटा ग्रुप्स ने अपने अंडर जो है वो ले लिया था। अब इसे हम क्या कहते हैं, टाटा कम्युनिकेशंस, टाटा कम्युनिकेशंस, ठीक है। अब इसका नाम है टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड, ठीक है। तो अब ये एक PSU नहीं है। सो द राइट आंसर इज, ठीक है, सो द ये नहीं है PSU। सो द राइट आंसर इज 3, विदेश संचार निगम लिमिटेड। आराम से ये अच्छा ध्यान में रखें, ये जो PSU पे क्वेश्चन है ये हर बार ही आता है, ठीक है, हर बार क्वेश्चन इस पर आता है। तो आप लोग प्लीज़ जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ है उसके अंदर जाके आराम से आप सारे PSUs को थोड़ा थोड़ा देखें, और स्पेशली महारत्ना, ठीक है, महारत्न देखें कितने हैं। अभी तो 13 है टोटल नंबर में, कौन कौन सा है उसके नाम देख लें। एज सच पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। नवरत्न या मिनी रत्न एक एक तो देख नहीं पाएंगे, बट एक हल्का सा रफ आइडिया होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक क्लिक पॉइंट था कि
ये जो VSNL है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, प्राइवेटाइज हो चुका है, तो ये PSU तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब हर चीज़ तो पॉसिबल नहीं है, बट एटलीस्ट महारत्न आराम से देखें। और जो नवरत्न, महारत्न और साथ में मिनी रत्न, इन तीनों के करेक्टरिस्टिक फीचर्स देखें। ये क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आना ही आना है। उसमें आपको न्यू ये जो आपकी पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी, PSUs हो गए आपके, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यही होते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। इसी से पेपर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सटेंट ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल इज डिटर्मिन बाय। स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो किस पे डिपेंड करता है? मैनेजमेंट की एबिलिटी पे करता है, पर्सन जिसको आप सुपरवाइज कर रहे हैं यानी कि जो आपका सबॉर्डिनेट है उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ वर्क पे डिपेंड करता है, इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? नॉर्मल क्वेश्चन है ये, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है ये किस पे डिपेंड करता है? मैनेजमेंट कितना एबल है, कितना कंट्रोल कर सकता है, इस पर डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। जो सबॉर्डिनेट है उसकी क्या क्वालिटी है, उस पर करता है, बिल्कुल करता है। वर्क का नेचर कैसा है उस पर भी करता है, और कम्युनिकेशन कितनी इफेक्टिव है उस पर भी करता है। सो द राइट आंसर इज A, B, C एंड D, ठीक है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग टैक्सेस वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया। नीचे जो टैक्सेस दिए गए हैं उनको अपने ऑर्डरली लगाना है कि कौन सा टैक्स पहले आया था इंडिया में और कौन सा बाद में आया था। वैल्यू एडिड टैक्स यानी कि वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। आराम से अपना टाइम लें। ओके, तो हमारा ये जो वैट है यानी कि वैल्यू एडिड टैक्स है ये 1 अप्रैल 2005 में आया था। सेंट्रल सेल्स टैक्स जो है ये 1956 के एक्ट से बना है। इनकम टैक्स जो है ये 1860s में आया था, जेम्स विल्सन ने लाया था ये कॉन्सेप्ट इंडिया में। वेल्थ टैक्स जो है ये 1957 के एक्ट से आया था, ठीक है। तो वैट हमारा कब है? 2005 में, ठीक है। सेल्स टैक्स हमारा कब है? 1956 में। 1956 ही है ना? यस, ठीक है। इनकम टैक्स हमारा है 1860 में, और वेल्थ टैक्स हमारा है 1957 में, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या बन जाएगा? हमारा आंसर बन जाएगा, सबसे पहले क्या था हमारा? इनकम टैक्स यानी कि सी तो हर कैटेगरी में है, ठीक है। उसके बाद हमारा आंसर, उसके बाद हमारा बन जाएगा नेक्स्ट B, है ना, सेंट्रल सेल्स टैक्स है CB। चलो यहीं से आपका आंसर डिटरमिन हो गया, CB, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा वेल्थ टैक्स 1957 का जो है, फिर हमारा आ जाएगा वैट जो कि 2005 का है, ठीक है। यहाँ से भी आपका आंसर बन जाना था, बट B पहले ही आ गया आराम से, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है, CBDA। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड ARC की रिपोर्ट जो हैं उनको आपको सीक्वेंस में लगाना है। क्राइसिस मैनेजमेंट, एथिक्स इन गवर्नेंस, राइट टू इंफॉर्मेशन, अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल, पब्लिक ऑर्डर। आराम से करें, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको मैं इजी कैटेगरी में डालूंगी, इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में डालूंगी, क्योंकि सीधे ही फर्स्ट 5 रिपोर्ट्स जो हैं वो पूछी हुई हैं, ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है। ठीक है, ये आपकी सेकेंड ARC की रिपोर्ट्स हैं। फर्स्ट आपकी है राइट टू इन्फॉर्मेशन, फिर है अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल, फिर है क्राइसिस मैनेजमेंट, फिर है एथिक्स इन गवर्नेंस, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर, लोकल गवर्नेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग, कॉम्बैटिंग टेररिज्म, सोशल कैपिटल, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की रिफर्बिशिंग, प्रमोटिंग ई गवर्नेंस, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो सेकेंड ARC थी, सेकेंड ARC जो थी ये कब आई हुई है? 2005 में आई है। किसके अंडर आई है? वीरप्पा मोइली की चेयरमैनशिप के अंडर आई थी ये, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमारा कौन सा है? C, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन। फिर हमारा कौन सा है? D, अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल। फिर हमारा कौन सा है?
क्राइसिस मैनेजमेंट यानी कि ए, फिर हमारा कौन सा है एथिक्स इन गवर्नेंस यानी कि बी, और एंड में हमारा कौन सा है पब्लिक ऑर्डर ई, CDABE, ठीक है, CDABE दैट इज 2। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2। ये इजी क्वेश्चन है, ध्यान में रखें, ठीक है, क्योंकि सीधी सी रिपोर्ट है, कुछ भी नहीं पूछा है, उसको ऑर्डर में पूछा है, उस पर पूछे भी सीधे फर्स्ट 5 है, राइट, सीधे से फर्स्ट 5 पूछ लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट रूल वाज फर्स्ट इम्पोज्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। कौन सी स्टेट में सबसे पहले प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगा था? केरला में, पंजाब में, मद्रास में या मैसूर में? ओके, द राइट आंसर इज पंजाब, ठीक है। पंजाब में जून 1951 में फर्स्ट टाइम जो है ये प्रेसिडेंट रूल जो है ये लगा था। क्यों लगा था? वहाँ पर एक पार्टी के अंडर ही विद इन मेंबर जो है वो हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी, उस वजह से ये जो प्रेसिडेंट रूल है पंजाब में लगाया गया था। इन जो INC है उन्हीं के बीच में एक इनफाइट हो गया था, ठीक है, विद इन मेंबर्स हो गया था, ठीक है। तो जून 1951 में फर्स्ट टाइम पंजाब में जो प्रेसिडेंट रूल है वो इम्पोज हुआ था। सो द राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इज एट्रीब्यूटेड टू। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट फर्स्ट टाइम किसने लाया था? वैरन बैनिस ने लाया था, कर्ट लुईन ने लाया था, टॉमस फिट्जगेराल्ड ने लाया था या क्रिस आर्गेरिस ने लाया था? ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ओके, ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम किसने लाया था? ये लाया था कर्ट लुईन ने, ठीक है, कर्ट लुईन ने लाया था। कब लाया था? उन्होंने 1944 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ग्रुप डायनामिक्स के लिए एक रिसर्च सेंटर ओपन किया था, ठीक है। 1947 में उनकी डेथ हो जाती है। उन्हीं के को प्रोफेसर जो थे MIT इंस्टीट्यूट से ही रिचर्ड बैकयार्ड, ठीक है, रिचर्ड बैकयार्ड जो है उन्होंने ये टर्म कॉइन की थी आफ्टर हिज डेथ। कहाँ पर की थी? उनका एक सेमिनल वर्क था ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज एंड मॉडल, उसमें, ठीक है, फर्स्ट टाइम उन्होंने लाई थी। बट इसके जो फाउंडर थे या फादर थे वो कौन थे? कर्ट लुईन। सो द राइट आंसर इज कर्ट लुईन दैट इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ न्यू डील इन USA। USA में न्यू डील जो हुई थी, जो कि ग्रेट डिप्रेशन जो US में आया था 1929 में, उसको थोड़ा सा नैरो डाउन करने के लिए ये जो नई डील दी गई थी, इसके कुछ फीचर से इनमें से वो कौन से थे? पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरवेंशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस फॉर सोशल चेंज, प्रोजेक्ट्स लाइक टेनेसी वैली अथॉरिटी, डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसी डिसीजन मेकिंग। इसमें से कौन से नहीं थे? ठीक है, मैंने बोल दिया आपको कौन से थे, नहीं कौन से नहीं थे। ओके, आराम से करें। ओके, ये जो न्यू डील थी ये किसने दिया था? ये कॉन्सेप्ट ये लाया था, ये एक लोकल प्रोग्राम था जो कि प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने लाया था अपने साथ। ठीक है, 1932 का कॉन्सेप्ट है ये, है ना। 1929 में क्या हुआ था, US में डिप्रेशन हो गया था, क्योंकि वहाँ पर जो इवन ये वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन था। ठीक है, क्या हुआ था वहाँ पे स्टॉक मार्केट वगैरह बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट पे गिर गए थे। 1929 से 1939 तक ये प्रॉब्लम जो है ये वर्ल्ड जो है उसने फेस किया था। उसी से बाहर आने के लिए जो प्रेसिडेंट डी रूजवेल्ट थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, उन्होंने ये न्यू डील दिया था। क्या बोला था उन्होंने कि आप कुछ ऐसे चीज़ें लाएं जिससे गवर्नमेंट जो है वो क्विकली जो है वो कॉप अप कर सके जो ग्रेट डिप्रेशन इस समय US ने देखा है उससे। उसमें क्या ये पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरवेंशन थी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए? बिल्कुल थी। ठीक है, उन्होंने कहा था कि वहाँ पर पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों जो बॉडीज़ है, जैसे कि आपका कैबिनेट वगैरह होता है, वो इंटरवीन करे इकोनॉमिक ग्रोथ में। ठीक है, उसके बाद पब्लिक पॉलिसी डिसीजन मेकिंग जो था इसकी डेवलपमेंट भी हुई है, और कुछ प्रोजेक्ट्स वहाँ पर जो है इस्टेब्लिश हुए थे। उसमें से ये TVA जो है टेनेसी वैली अथॉरिटी, ये प्रोजेक्ट भी उसमें से एक था।
इसमें हुआ क्या था, ये एक ऐसा लोकल प्रोग्राम था डेवलपमेंट को लेकर कि आप इस समय जो गवर्नमेंट के अंडर जो उसके स्कोप में या उसके एम्बिट में जो चीज़ें नहीं आती थी, पहली बारी गवर्नमेंट ने उन चीज़ों को भी अपने अंडर ले लिया था। जैसे कि एजुकेशन था, आपका वाटर रिसोर्सेज थी, उसके बाद लेबर था, एक एग्रीकल्चर था, इंडस्ट्रीज थी जो अभी तक गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती थी। गवर्नमेंट ने उन चीज़ों को भी अपने अंडर अपने एम्बिट में कर लिया था ताकि उन पर भी कुछ रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ला सके। उसमें से एक ये प्रोजेक्ट था, ठीक है, टेनेसी वैली अथॉरिटी प्रोजेक्ट जो था। ये क्या था, रिवर टेनेसी के ऊपर कुछ डैम्स बनाई गई, ठीक है, कुछ डैम्स बनाई गई ताकि टेनेसी रिवर के आगे पीछे जो 7 स्टेट्स हैं, टेनेसी रिवर के जो आगे पीछे 7 स्टेट्स हैं, उनको पावर सप्लाई करवाई जा सके, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये उसी का पार्ट है। जैसे कि 7 स्टेट्स कौन सी थी, ये मिसिसिपी थी, है ना, जॉर्जिया है, उसके बाद टेनेसी स्टेट खुद थी, उसके बाद आपकी कुछ और स्टेट्स भी हैं, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। तो सोशल चेंज की एनालिसिस करवाना ये न्यू डील का काम नहीं था, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच करना है। मैं पहले ही बता दूं ये क्वेश्चन जो है ये गलत है, ठीक है, क्योंकि स्पेशल प्रोविजन जो है फाइनेंस बिल की, ये आर्टिकल, ये देख लेते हैं, एप्रोप्रिएशन बिल जो है इसका पैसेज आर्टिकल 204 से होता है, ओके। उसके बाद जो आपका ये स्पेशल प्रोविजन है फाइनेंशियल बिल से लेकर ये 207 है। वोट ऑन अकाउंट जो है ये आपका 206 है, और ये जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स हैं ये आपके 205 हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग है। यहाँ पर आपका आ जाएगा ए का क्या है, ए का आपका एप्रोप्रिएशन बिल, ए का आपका है 3, ठीक है। उसके बाद बी का आपका क्या है, बी का है 2, ठीक है। वोट ऑन अकाउंट आपके आ जाते हैं आर्टिकल 206 के अंडर, सी का 4, और सप्लीमेंट्री ग्रांट्स आपके हैं आर्टिकल 205, दैट इज बी का 1 है, ठीक है, डी का 2, ठीक है। ए का आपका आ गया 3, 204, बी का आपके आ गया 207, सी का आपका आ गया 206, और डी का आपका आ गया 205, ठीक है। ये था इसका, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, ठीक है। ये है आपका, यहाँ पर बी का 1 कहीं नहीं था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रॉन्ग क्वेश्चन डिक्लेयर किया। क्वेश्चन नंबर 81, हु एमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द विलेज इज नथिंग बट अ सिंक ऑफ लोकलिज्म एंड अ डैन ऑफ इग्नोरेंस। ये स्टेटमेंट आधी है, क्योंकि अगर इसको पूरा कर दिया जाता तो आप लोग आराम से फिगर आउट कर लेते हैं कि आंसर क्या है, इसलिए स्टेटमेंट को उन्होंने आधा छोड़ा हुआ है। राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी या चार्ल्स मेटकाफ, किसकी स्टेटमेंट है ये? ये स्टेटमेंट है बी आर अम्बेडकर की, और पूरी इंफॉर्मेशन क्या है या पूरी स्टेटमेंट क्या है, विलेज इज नथिंग बट अ सिंक ऑफ लोकलिज्म एंड अ डैन ऑफ इग्नोरेंस, कास्ट, कम्युनलिज्म एंड नैरो माइंडेडनेस। अब पेपर सेटर को पता था कि कास्ट और कम्युनलिज्म की बात कर दी, तो आप लोग में से बहुत सारे लोग बी आर अम्बेडकर तक पहुंच जाएंगे इजीली, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा महात्मा गांधी कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा ना पहचान पाए, इसलिए कास्ट वर्ड उन्होंने यूज़ ही नहीं किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है बी आर अम्बेडकर, दैट इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मैथड इन रिसर्च इज। एक्सपेरिमेंटल मैथड के आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है वो पहचानने हैं। Okay, it follows the law of multiple variables. It is a laboratory method of research and has borrowed from pure sciences. It follows the scientific management, नहीं, method. A researcher purposefully can check something in the environment. ठीक है, आपको पहचानना एक्सपेरिमेंट रिसर्च का कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। ये अपनी खुद की वॉइस रिकॉर्ड करना बहुत टॉर्चर है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर है। ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या कर रही हूँ मैं।
उस पर अगर आप लोगों का फीडबैक नहीं आ रहा, कमेंट्स नहीं आ रहे, तो सोचिए कैसा लग रहा होगा। चलो कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना करो। ठीक है, वैसी वाली फिलॉसफी लगा रही हूँ मैं भी। कुछ नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो रही है, उससे 4 गुना ज़्यादा मेरी प्रैक्टिस हो रही है। इस तरह से लेकर चलना होता है। किसी को क्या ही आता है, कुछ भी नहीं आता, अभी भी हमें कुछ नहीं आता। मैं 3 बार पेपर निकाल चुकी हूँ। बहुत बार पेपर जो है मेरा मार्जिनली रहा है, कभी पॉइंट से, कभी 1 नंबर से, कभी परसेंट से, कभी 1 नंबर से, कभी 0 पॉइंट पर्टिकुलर नंबर से। तो फिर भी मैं कहूँगी कि अभी बहुत सारी चीज़ें जो नहीं आती हैं। जैसे इस बार जो पेपर में ये जो क्वेश्चन नंबर 71 जो मैंने डिस्कस किया, आइडिया भी नहीं लग रहा था वहाँ पे कि क्या आंसर है। मे बी आंसर मेरा ठीक हो गया हो रफ स्केच बनाकर, बट एक कन्फ्यूजन सी बनी रहती है इस तरह के क्वेश्चंस में। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं कि किसी भी पेपर में 10% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो किसी को भी नहीं आते। ठीक है, इवन जो JRF निकालता है वो भी 100% से नहीं निकालता। एक्सपेरिमेंटल मेथड रिसर्च में क्या है, क्या इसमें मल्टीपल वेरिएबल्स लगते हैं? यहाँ पर 2 वेरिएबल्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ए तो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, ए तो नहीं आएगा, सीधे ही आंसर बन गया। जब मैंने बोला ए नहीं आएगा तो इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, सीधा आपका आंसर ऐसे बन गया। ऐसे स्मार्ट गेसेस भी करने होते हैं। ठीक है, लेबोरेटरी मेथड है, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट्स कहाँ होंगे, लेबोरेटरी में ही होंगे। प्योर साइंसेस से डराइव्ड है, साइंटिफिक मेथड पे बेस्ड है, बिल्कुल साइंटिफिक मेथड पे बेस्ड है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है। उसके बाद रिसर्चर पर्पसफुली यहाँ पे कुछ चेक कर सकता है, बिल्कुल। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में मैनिपुलेशंस होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? मैनिपुलेशंस होती हैं, याद है ना, मैनिपुलेशंस होती हैं, या पता है ना, मैनिपुलेशंस होती हैं। यहाँ पर 2 टाइप के ग्रुप्स नहीं होते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, एक कंट्रोल ग्रुप होता है। क्या होता है? एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है ये वो ग्रुप होता है जिसको स्पेशल कंडीशंस जो कि रिसर्चर ने मेंटेन की है या वेरिएबल्स जो उसने अडॉप्ट की है वो इस पर लगाता है। कंट्रोल ग्रुप जो है वो नॉर्मल कंडीशंस में काम करता है। फिर दोनों के रिजल्ट्स को मैच एंड मिक्स किया जाता है कि क्या रिजल्ट आते हैं, कि स्पेशल कंडीशंस देने से एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे क्या जो है वो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, कोई चेंज आया भी है या नहीं, इसलिए इसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा B, C and D 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एवोल्यूशन इन द डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसे क्वेश्चंस को भी मैं सिंपल क्वेश्चंस में ही कैटेगराइज करूंगी, क्योंकि सीधे से स्कूल्स हैं उनकी आपको एक बुक भी अगर पता हो, ठीक है, यहाँ पर ये भी टेंशन नहीं है कि आपको पूरा पता हो, एक बुक भी पता हो, एक रफ आइडिया हो जाता है। ये क्वेश्चन जो है इसको मैं ईजी तो नहीं, चलो मीडियम कह लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो कोई ना कोई स्कूल क्या पता पढ़ लिया हो, कैरेक्टरिस्टिक फीचर पता हो, कुछ थिंकर्स भी पढ़ ली हो, बट कब इस्टेब्लिश हुआ या कब पिक्चर में आया ये स्कूल ये ना पता हो सकता है। तो इसको आप मीडियम की कैटेगरी में कैटेगराइज कर लें, टफनेस जो है इसकी। ठीक है, मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, इकोलॉजिकल अप्रोच, सोशल सिस्टम्स अप्रोच, सोशल सिस्टम है। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच। आराम से सोचें, एक भी लग जाएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इतना तो सबको पता होना चाहिए, सबसे पहले कौन सा स्कूल आया है इनमें से, बिल्कुल पता होना चाहिए। सबसे पुराना नाम कौन है, सबसे पहले क्लासिकल स्कूल पढ़ने से पहले भी हम कौन सा स्कूल पढ़ते हैं? ओके, तो आपका जो ये जो आपका मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी है, इसको हम हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी कहते हैं। ये कब आई थी? 1959 में। इकोलॉजिकल अप्रोच जो है ये कब आई थी? 1962 में। ये किसने दी थी? रिग्स ने दी थी, वो दी थी फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने, ये दी थी आपके रिग्स ने। किसके थ्रू दी थी? इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक के नाम पर दी थी। फिर आ जाता है आपका सोशल सिस्टम अप्रोच, जो कि 1950s में आता है। विल्फ्रेडो पेरेटो इसके फाउंडर हैं, जबकि इसके स्पिरिचुअल फादर जो है वो चेस्टर बर्नार्ड हैं। उसके बाद हमारा है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी टेलर का, जो कि 1910 में आता है। रफली 1909 में ही आ जाता है, बट 1910 इसका टाइम पीरियड जो है वो टाइम स्पैन जो है वो गिना जाता है 1910 से 1920। और पॉपुलर ये हुआ था 1911 में, जब ये FW टेलर ने अपनी बुक दी थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है,
ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर क्या बन जाएगा। हाइजीन थ्योरी कब आई थी, जो मोटिवेशन हाइजीन 1959 में, ठीक है। इकोलॉजिकल थ्योरी आपकी ये कब की दी हुई है, 1962 में। सोशल सिस्टम्स 1950s का है और साइंटिफिक मैनेजमेंट आपका 1910 में आ चुका था, ठीक है। इस तरह से हमारा आंसर क्या बन जाएगा, हमारा आंसर बन जाएगा सबसे पहले डी। तो याद रखना सबसे पहले तो साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल है, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा डी, फिर हमारा आ जाएगा सोशल सिस्टम स्कूल, फिर हमारा आ जाएगा मोटिवेशन और फिर हमारा एंड में आ जाएगा इकोलॉजिकल। तो छोटी सी बात है, इकोलॉजिकल अप्रोच होगी या आपकी कंपैरेटिव अप्रोच होगी, ये बड़ी लेट आई है, बाद में आई है। तो सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट है, तो डी तो आप पहले सेट अपना कर लें, ठीक है। डी सबसे पहले सेट कर लें। उसके बाद आपका इकोलॉजिकल अप्रोच जो है सबसे लेट आई है। अगर आप ये सोचते कि इकोलॉजिकल अप्रोच इसमें सबसे लेट है, यानी कि बी सबसे एंड में आएगा, तो आपका आंसर वैसे भी बन जाना था। स्मार्ट गेस ये है, ठीक है। लॉजिक तो ये हो गया जो पूरा ये दिया, स्मार्ट गेस हो गया बी, एंड में इकोलॉजिकल अप्रोच है। इनमें से इतना तो पता बिल्कुल होना चाहिए, सबसे लेट इकोलॉजिकल अप्रोच आया इनमें से, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा DCAB, दैट इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन्ड द टर्म सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये बिल्कुल पता होना चाहिए, मैं कहूँगी कि टिप्स पर पता होना चाहिए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टर्म किसने दी है, अब्राहम मास्लो ने दी है, फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने दी है, कर्ट गोल्डस्टीन ने दी है, या कर्ट लुईन ने दी है। आराम से सोचें, और ये अगर आपको आज नहीं आता है इससे क्विकली कॉपी पे नोट डाउन कर ले, क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और ये बिल्कुल पता भी होना चाहिए। कोई बहुत बड़ा या बहुत बम्बास्टिक पॉइंट नहीं कि पता नहीं कहाँ से पूछा, बहुत ईजी है ये, ठीक है। ये सीधे से है, किसी भी बुक को खोल के देखेंगे आराम से आपको सामने दिखेगा। इवन एम लक्ष्मीकांत में भी है, आपको पता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा खोलकर कोई भी कॉन्सेप्ट को नहीं समझाया गया, क्योंकि इस बुक का जो पर्पस है वो है किसी भी तरह का आप क्विकली कोई MCQ लेवल का पेपर क्वालिफाई कर सकें। बट उन्होंने भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की टर्म जो है ये कर्ट गोल्डस्टीन ने दी है, ये बोल रहा है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। जब उन्होंने ये अपना मोटिवेशन का जो टॉपिक समझाया हुआ है, जहाँ पर उन्होंने अब्राहम मास्लो को स्टार्ट किया है एज अ फर्स्ट मोटिवेटर, उससे पहले उन्होंने ये चीज़ें दी हैं कि उसी में जो मास्लो की जब स्टेटमेंट आती है नीड हायरार्की की, जब वो देते हैं, वहीं पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जब बात हुई है तो क्विकली एक लाइन में एम लक्ष्मीकांत ने भी समझा दी है कि ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टर्म क्वाइंड बाय कर्ट गोल्डस्टीन, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों में गलती ना करें। अगर आप लोगों का सोर्स सिर्फ एम लक्ष्मीकांत है, ये मेरी बात हमारे ध्यान से सुन लें आज, अगर आपका सोर्स सिर्फ एम लक्ष्मीकांत है तो एक एक लाइन पढ़ें, क्योंकि उसकी हर लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर आप अब्राहम मास्लो की बुक पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर मैं आपको कहूँगी इंपॉर्टेंट पढ़ें, ओके। बट अगर आप एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ रहे हैं तो हर चैप्टर का हर पॉइंट को अच्छे से पढ़ें, 3-3 4-4 बार पढ़ें। स्टार्ट अभी से कर दें, दिसंबर में पेपर होगा, रफली फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में तो स्टार्ट हो ही जाता है पेपर, अभी तक जो चल रहा है ट्रेंड, ठीक है। तो आपके पास अभी भी 1-1.5 महीना आराम से बचा हुआ बीच में, तो आप 2 महीने लेकर चलें, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, लक्ष्मीकांत की बुक अगर आपका सोर्स है तो एक लाइन भी नहीं छोड़ें। लक्ष्मीकांत की एक लाइन छोड़ने का मतलब है आपका एक क्वेश्चन गया, ठीक है। अदरवाइज अगर आपके बड़े ज़्यादा हैवी सोर्सेज हैं उसमें फिर आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं होता। पढ़ लेगा कोई भी, पढ़ कोई भी सकता है, रिटेन नहीं हो पाता। तो क्योंकि एम लक्ष्मीकांत ने सारे पॉइंट्स अपने आप में बनाकर रखे हैं जो आपको काम आने वाले हैं, तो उनमें से किसी पॉइंट को छोड़ना, आप समझें आपका एक क्वेश्चन तो खराब हो ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु क्लासिफाइड ब्यूरोक्रेसी एज रिप्रेजेंटेटिव, पार्टी स्टेट, मिलिट्री डोमिनेटेड, रूलर डोमिनेटेड एंड रूलिंग ब्यूरोक्रेसीज। ये किसने दी है स्टेटमेंट, ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर कॉन्सेप्ट है ये वाला, ठीक है। जो ये थिंकर्स हैं ये वहाँ से हैं ज़्यादातर। ये दिया है मर्ले फैंसॉर्ड ने, दैट इज बी। अब ये स्टेटमेंट है, इसमें आपको मैं क्या लॉजिक दूंगी, ठीक है। तो आपका ये स्टेटमेंट जो है किसने दी हुई है, मर्ले फैंसॉर्ड ने, जो कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक थिंकर हैं। क्वेश्चन नंबर 86, अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट के कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, वही आपके POCCC। आपको इस POCCC को ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। POCCC
ये पता है पेपर सेटर मेरे हिसाब से इस तरह के क्वेश्चंस क्यों डालते हैं, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना एकदम से पढ़ा तो ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं चीज़ों को या ओवर सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि हेनरी फ्योल पूरा पढ़ लिया, 14 प्रिंसिपल से फोकस है। अब आपका किसी का फोकस होगा 14 प्रिंसिपल्स है, इतना ही बहुत है, किसी का फोकस होगा वो 14 प्रिंसिपल्स अच्छे से पढ़ लूँ कौन कौन से हैं बहुत कम होंगे जो एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट तक पहुँचेंगे और उसमें भी ओके पहुँच जाएंगे, बट पीओ सीसीसी पढ़ लेंगे, 5 एलिमेंट्स दिए हैं, चलो नेक्स्ट मूव ऑन कर जाओ। ओके, उसके बाद बहुत कम होंगे, फ्रैक्शन में होंगे, जो देखेंगे ये सीसीसी में जो आपका कमांडिंग, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग है ये कौन सा कब आया है, ऐसे स्टूडेंट्स बहुत कम होंगे। इससे मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, मैं ये कहूँगी कि इतना टाइम भी नहीं हो पाता कि आप हर एक चीज़ को पढ़ें। तो आप 14 प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे उसके या आप ये देखेंगे, तो आप लोग देखेंगे एलिमेंट्स जी ठीक है पीओ सीसीसी करके है, तो चलो अब यहाँ पर एग्जामिनर जो है यहाँ पर वो ये चीज़ देखता है कि एज अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट आप लोग जो है कितने कंसर्न्ड हैं, क्योंकि अगर आपने इसको थोड़ा सा खोल कर पढ़ लिया, अगर आपने एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट को कहीं पर खोल कर पढ़ा है या हेनरी फ्योल की कोई पर्टिकुलर बुक पढ़ी है, तो आपके लिए ये कौन सी बड़ी बात होगी, ये उनके लिए ईज होता है और हम जैसों के लिए चैलेंज होता है। ठीक है, तो एग्जामिनर का ये जो माइंडसेट होता है इन क्वेश्चंस के पीछे वो यही होता है कि वो ये देखना चाहते हैं कि आप लोगों ने, एक आम स्टूडेंट ने इसको किस तरह से पढ़ा, क्योंकि जिन लोगों ने तो पूरा वो हेनरी फ्योल की मेन बुक्स ही पढ़ ली होगी, वो जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन ही पढ़ ली होगी, तो उनको ये चीज़ क्या लगेगी, उसमें तो मतलब एक यूनिट होगा इसके ऊपर, राइट, उनको तो ये बड़ी बात नहीं लगेगी। बट प्रॉब्लम होती है आम स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बस टाइम नहीं निकाल पाते हैं या ये भी कह लो कि उतना पढ़ना ज़रूरी नहीं समझते हैं, तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो डोंट अंडर एस्टिमेट सच क्वेश्चंस कि ये कौन सी बड़ी बात है उस समय, क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इससे मैंने भी थोड़ा सा सोचना, हल्का सा सोचना पड़ा था। माय आंसर इज करेक्ट, बट मुझे भी थोड़ा सा सोचना पड़ा था। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर, सबसे पहले क्या है आपका प्लानिंग आएगा यानी कि बी। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा ऑर्गेनाइजिंग यानी कि ए, फिर आपका आ जाएगा कमांड, उसके बाद आपका आ जाएगा कोऑर्डिनेशन। ठीक है, और एंड में आपका आ जाएगा कंट्रोल। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, प्लान करते हैं, फिर आप क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर आप क्या करते हैं, कमांड देते हैं, कमांड देने के बाद आप कोऑर्डिनेट करते हैं, और कोऑर्डिनेट करने के बाद एंड में आप कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें ई तो हर जगह रिपीट हो रहा है, नो डाउट कंट्रोल सबसे एंड में आएगा, बट सबसे पहले प्लानिंग है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर किसी को प्लानिंग की वजह से तो चलो आप 2 में फंस जाते, बट अगर किसी को ये पता था कि कंट्रोल एंड में है, एटलीस्ट ये पता होता कि कंट्रोल एंड में है, तो उसका आराम से आंसर जो है वो 1 बना लेता। ठीक है, आराम से एक आई से वो देखता बी यहाँ है, फिर वो दूसरी आई से देखता एंड कंट्रोल जो है वो इस ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, तो उसका जो आंसर है वो, क्योंकि यहाँ नो डाउट बी पहले आ रहा है बट एंड में डी है। ठीक है, तो क्योंकि आपका जो ये पी ओ सी 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 में एंड में कंट्रोल है, ई आना चाहिए, तो आराम से आपका आंसर जो है वो क्विकली बिना टाइम वेस्ट किए 1 हो जाता। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह से सिर्फ टाइम नहीं बचाना, आंसर करेक्ट होना भी ज़रूरी है। टाइम बचाने की फिलॉसफी सिर्फ कहाँ से आई है, ये आई है जो आगे जाके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ऐड किया है ना, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है वो ड्रैग करने में, ऊपर नीचे करने में। और मेरा तो मुझे नहीं पता बाकियों का, बट हमारा तो कहीं बहुत बारी ये जो व्हील होता है जो माउस का, ये ऑन नहीं होता, वो क्लिकिंग से करना पड़ता है। मेरे हिसाब से मेरा टाइम तो उसमें जाता है, आई डोंट नो आपका कितना जाता है, बट मेरा काफ़ी टाइम उसमें जाता है। ओके, अब आपको ये जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है जो नीचे दी गई हैं, उनको आपको क्रोनोलॉजिकली जो है उसको ऑर्डर में प्लेस करना है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, पेंशन रेगुलेटरी फंड या डेवलपमेंट फंड ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसको आप अरेंज करें। ये पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA, ऑर्डर में अरेंज करें इनको। ओके, आपकी जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट से बना था। 1997 का जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर बना है। ठीक है, सेबी जो है
ये 12 अप्रैल 1988 में बना था, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह। कैसे? गवर्नमेंट की रेजोल्यूशन से। उसके बाद 30 जनवरी 1992 में इसको स्टैट्यूटरी पावर ग्रांट की गई थी। किससे? सेबी एक्ट 1992 से। उसके बाद आपका जो PFRDA है ये बना था 23 अगस्त 2003 में बाय रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद जो आपका IRDA है ये बना था IRDA एक्ट ऑफ 1999 से बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ऑटोनोमस एंड स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एक यहाँ पे छोटी सी बात है, क्योंकि मैंने लिखा है तो मुझे सडनली याद आ गया, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी होती क्या है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं बिना मेरा नेक्स्ट सुने, एग्जीक्यूटिव बॉडी होती क्या है? ध्यान में रखें, मैंने आपको क्या बोला, 12 अप्रैल 1988 में ये एज एग्जीक्यूटिव बॉडी बनती है बाय रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर 1992 में स्टैट्यूटरी पावर इसको मिलती है। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी होने का मतलब ही ये है कि चीज़ नॉन स्टैट्यूटरी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, जब भी मैं बोलूँ कि कोई भी बॉडी एग्जीक्यूटिव बॉडी है तो वो नॉन स्टैट्यूटरी, वो स्टैट्यूटरी नहीं है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल है। ओके, वो ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल है ना ही स्टैट्यूटरी है। तो 1992 में इसको पावर ग्रांट ये की गई थी, स्टैट्यूटरी पावर इसको दी गई थी सेबी एक्ट 1992 में। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर क्या बन जाएगा? आपका आंसर बन जाएगा BADC 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग 4 फेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल इन अ सीक्वेंस। ये जो 4 डिजास्टर मैनेजमेंट के फेजेस दिए गए हैं इनको आपको ऑर्डर में लगाना है, कौन सा पहले आता है। रिकवरी, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स। नाम से पहचाने आराम से, नहीं भी किसी को आता है आराम से नाम से पहचाने। ओके, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आई है उसको मिटिगेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक प्रिपेयर्डनेस ही आ जाएगी। प्रिपेयर्डनेस आने के बाद आप रिस्पॉन्ड करेंगे, जो भी प्रॉब्लम आई है उसको लेकर आप रिस्पॉन्ड करेंगे, और फिर एंड में आप रिकवरी करेंगे, यानी कि BCDNA। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंसीडर वाइल सेलेक्टिंग एन ऑफिसर फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी की पोजीशन जो है, जब आप उसके लिए किसी इनकम्बेंट को आपको लेना होता है या किसी ऑफिसर को चूज़ करना होता है, उसके लिए आप कौन से फैक्टर्स जो हैं वो देखे जाते हैं। चीफ मिनिस्टर जो है वो कौन से फैक्टर्स देखता है? सीनियरिटी देखता है, सर्विस रिकॉर्ड, परफॉर्मेंस और मेरिट देखता है, कॉन्फिडेंस देखता है CM का उसके ऊपर कितना रहा है, या फिर कैबिनेट सेक्रेटरी से वो एडवाइस लेता है। ठीक है, बार बार आपको वही बात बोल रही हूँ कि अगर आप सिर्फ लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़ रहे हैं तो एक भी लाइन ना छोड़ें। ठीक है, जब CM चूज़ करता है चीफ सेक्रेटरी को तो वो क्या देखता है? उसकी सीनियरिटी देखता है, बिल्कुल देखता है। उसका सर्विस रिकॉर्ड देखेगा, भाई चीफ सेक्रेटरी चूज़ हो रहा है, सर्विस रिकॉर्ड देखेगा, उसके परफॉर्मेंस देखेगा, उसका मेरिट देखेगा। ध्यान से सोचिए। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, चीफ सेक्रेटरी है, ठीक है, मेन एडवाइज़र होगा वो किसको? आपके गवर्नर को और आपके CM को, अगर नॉर्मल फंक्शन में है आपकी स्टेट तो क्या चीफ मिनिस्टर ये नहीं देखेगा कि उसको उस पर कितना कॉन्फिडेंस है या नहीं है? तो इस तरह से सीनियरिटी भी देखेगा, सर्विस रिकॉर्ड भी देखेगा और अपना कॉन्फिडेंस भी देखेगा कि उसको कितना उस पर्टिकुलर बंदे पे कितना कॉन्फिडेंस रहा है। ठीक है, उसके क्या रिगार्ड्स हैं, बट वो कैबिनेट सेक्रेटरी से एडवाइस नहीं लेगा। सो द राइट आंसर इज A, B एंड C, दैट इज 3। ठीक है, अगर लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो क्या करना है कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके, क्वेश्चन नंबर 90, लास्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन सैम्पलिंग प्रोसेस इन अ सीक्वेंस। सैम्पलिंग का जो ये प्रोसेस होता है इसमें कुछ स्टेप्स हैं, उसको आपको सीक्वेंस में लगाना है। टारगेट पॉपुलेशन को कब आइडेंटिफाई करते हैं, फ्रेम कब बनाते हैं सैम्पलिंग का जो होता है, सैम्पलिंग मेथड कब चूज़ करते हैं, सैम्पल का साइज़ कब चूज़ करते हैं, डाटा कब कलेक्ट करते हैं। आराम से करें, नाम से ही सीधे है, कुछ सोचने वाली बात नहीं है।
सबसे पहले क्या करेंगे, सैम्पल फ्रेम चूज़ करेंगे, दैट इज़ बी। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम साइज सेट करेंगे। सैम्पल का फ्रेम बना लिया, ठीक है, इतने इतने लोग लेने हैं, इतना हो गया, मतलब रफली एक आइडिया ले लेंगे कौन कौन कहाँ से लोग लेने हैं। फिर हम क्या करेंगे, उसका साइज़ डिटर्मिन करेंगे कितने लोग लेने हैं, डी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा सैम्पलिंग मेथड लगाना है। डाटा पहले कलेक्ट नहीं होगा ना, पहले हम देखेंगे कि कौन सा मेथड लगाना है। उसके बाद हम देखेंगे कि टारगेट पॉपुलेशन जो है वो कौन सी है, टारगेट पॉपुलेशन पे फोकस करना है वो कौन सी है। उसके बाद हम एंड में देखेंगे कि हमें डाटा जो है वो किस तरह से कलेक्ट करना है। डाटा सैम्पलिंग जो है या कलेक्शन है वो हमें एंड में देखना है। तो ई तो यहाँ एंड में था, ए भी था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। उसके बाद हमने देखना था कि सैम्पलिंग फ्रेम तो ओके, सबसे पहले यही हमने करना है, बी है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट था, इससे हमारा आंसर जो है थोड़ा सा बन जाता, नहीं अभी भी नहीं बनता क्योंकि डी भी 2 बार आ रहा है। फिर नेक्स्ट से हमारा आंसर बनना था, ठीक है, दैट इज़ सैम्पलिंग मेथड हमने चूज़ करना है, सैम्पलिंग मेथड हमने चूज़ करना है। यहाँ से हमारा आंसर बन रहा था क्योंकि ई भी इधर है, बी भी इधर है, डी जो है ये यहाँ भी बी डी है, यहाँ भी बी डी है, कन्फ्यूजन थी, है ना। ई को तो आप छोड़ दें, यहाँ पे तो एंड का स्टेप हर जगह पे ही है, मैक्सिमम जगह पे ही है। तो हमारा राइट आंसर बन जाना था बी डी सी ए ई। आराम से बनाना होता है, इस तरह के क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होती है, नई बात नहीं है, बट कोशिश करनी होती है जितनी कम हो। बी और डी आप देख रहे हैं, आपको भी पता ही ये एक है। क्विकली आपने थर्ड पे शिफ्ट करना था कि चॉइस ऑफ सैंपल पहले आएगा या आपका टारगेट आइडेंटिफाई, जो टारगेट पॉपुलेशन है उसकी आइडेंटिफिकेशन पहले आएगी, बस ये चीज़ आपने पहचाननी थी, ठीक है। ख़त्म ना, यस। तो ये थे आपके नेक्स्ट जो 20 क्वेश्चंस थे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 71 से क्वेश्चन नंबर 90। तो बहुत बहुत थैंक यू आपका सुनने के लिए। आप लोग नाउ आई शुड से चैनल को आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट दें अपना, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी मेरी वीडियो नेक्स्ट आए वो आपको मिलती रहे। आई डोंट नो ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, बट आप लोगों को अगर कुछ भी, किसी को भी अगर लग रहा है कि इससे कुछ उसका कुछ अच्छा हो रहा है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी वीडियो जो है नेक्स्ट आने वाली वो आपकी मिस ना हो। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए अभी तक।